तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं एंड बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है. नाउ इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड. ये वाला पार्ट हमारा रिमेनिंग है, जिसे हम अभी इस सेशन में कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेकेंड पार्ट. सो बेटा देखो, प्रोटीन्स हमने पढ़ना शुरू करना है. सो प्रोटीन्स क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है हमारे लिविंग सिस्टम में. ठीक है जी, सबसे ज्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है. नाउ चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या है? हमें प्रोटीन्स किस किस चीज से मिलता है? मिल्क से मिलता है, चीज से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, पीनट्स, फिश, मीट एटसेट्रा. ये सब हमारे क्या है? सोर्स हैं प्रोटीन के. नाउ प्रोटीन जो होता है दैट इज derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोस which means primary और prime importance. तो हम सबको पता है that proteins are of prime importance. हमेशा डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट सब कहते रहते हैं कि प्रोटीन इनटेक अच्छा होना चाहिए हम लोगों का. सो दे आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स. हर एक प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है किसका? अल्फा अमाइनो एसिड का. तो मतलब अगर हम एक तरह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो हमें बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो हमारे एनसीईआरटी में सबसे पहले हमको अमाइनो एसिड्स के बारे में समझाया गया है. तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, एमीन ग्रुप भी होगा, एसिड ग्रुप भी होगा. अपने नाम से ही अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है कि इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप देखे जा रहे हैं. NH2 ग्रुप भी है, COH भी है. तो NH2 भी होगा, COH भी होगा. अब depending upon the relative position of amino group with respect to carboxyl group, the amino acid can be classified as alpha, beta, gamma, delta etc. so on. देखो, हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में जो है, हमारे पास जो एसेंशियल हमारे अमाइनो एसिड्स है, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स है, वो हमारे पास है अल्फा. जो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं वो हम कौन से पढ़ने वाले हैं बेटा? अल्फा. अल्फा अमाइनो एसिड्स तुम्हारे कैसे होंगे? ये है तुम्हारा COOH. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अल्फा कार्बन. अब इसी पे है NH2 ग्रुप. बाकी की वैलेंसी अभी चलो मैं H से पूरी कर देती हूँ. तो ये तुम्हारा देखो, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पे ही तुम्हारा ये कार्बोक्सिलिक जुड़ा है, अल्फा पे ही अमीनो ग्रुप है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड्स. देखो फंक्शनल ग्रुप हमारा COH होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी का है यहाँ पर. तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, अल्फा पे लगा है तुम्हारा अमीनो ग्रुप, तो क्या हो गया? अल्फा अमाइनो एसिड. दीज आर अल्फा अमाइनो एसिड्स. और पता है एक और बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमने जो यहाँ पे पढ़ना है वो हमने एल कन्फिग्रेशन के हम अमाइनो एसिड पढ़ेंगे. देखो जैसे मैं इसे ऐसे ड्रॉ करती हूँ, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को हम कहाँ रखते थे? ऊपर. अब इनके भी बेटा जी रिलेटिव कार्बोहाइड्रेट्स में पड़ी थी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन DL, वैसे इनकी भी हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं DL, बट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू NH2. अगर तुम्हारा NH2 लेफ्ट में है तो होगी L, अगर राइट में है तो होगा D. ऑल राइट, इतना हम समझ के. तो क्योंकि NH2 हमारा L, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे L अमाइनो एसिड्स ही पढ़ेंगे, L कॉन्फ़िगरेशन के हमारे नेचुरली अकरिंग, तो ये हमारा कैसा है? L फॉर्म है. ये कौन सा अमाइनो एसिड है वो मैं आपको बताऊंगी. अरे मैंने दो COH ग्रुप लगा दिए यहाँ पे है एक, मैंने अभी यहाँ पे H लगा दिया, ग्लाइसिन बोलते हैं इसको वैसे. चलो देखते हैं कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं. अब देखो, कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा. ऐसा नहीं है कि अल्फा ही होंगे, हो सकता है आगे एक और कार्बन हो फिर उस पे NH2 जुड़ा हो, लेकिन हमने जो पढ़ना है हमने अल्फा अमाइनो एसिड्स पढ़ना है ना. ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करने से हमें अल्फा अमाइनो एसिड्स ही मिलते हैं. दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, और भी फंक्शनल ग्रुप्स उनमें हो सकते हैं. नो ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम्स. कुछ कुछ ट्रिवियल नेम्स, जैसे ग्लाइसिन जो है वो उसका नाम कैसे पड़ा है, ये सारे ग्रीक ओरिजिन के नाम है. तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ग्लाइसिन के बारे में बताया. ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट इज स्वीट टेस्ट. इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट. और ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट, तो ग्लाइकोस से इसका नाम आ गया ग्लाइसिन. एमाइनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर. जैसे इसका नाम ग्लाइसिन है,
तो हम इसे इसके 3 लेटर्स GLY से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कैपिटल होगा, ठीक है। GLY से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक लेटर से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, G से भी कर सकते हैं। चलो, तो ये बातें होगी। नाउ स्ट्रक्चर of some commonly occurring amino acids along with their 3 letter and 1 letter symbols are given। तो तुम NCERT में ये टेबल देखते हो, है ना, थोड़ी सी घबराहट होती है इस टेबल को देख के मैम, है ना, ये टेबल है, ये आपको लर्न करनी होती है, कर मतलब इतना एज सच बहुत क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिन पे ध्यान देने वाली बात है, तो वो हमको थोड़ा माइंड में मैं तुमको बता दूंगी कि क्या क्या तुम्हें इसमें से पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है इस टेबल में से। तो चलो इस टेबल पे मैं आती हूँ, जस्ट मैं कुछ लाइंस रीड कर लेती हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ की, वो हमारी हेल्पफुल रहेगा, फिर हम टेबल करेंगे, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो जैसे कि तुमने देखा कि एमाइनो एसिड में COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, और यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं पोजीशन रख रही हूँ, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, यहाँ पर इस तरफ है H। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसमें COH भी है, तो आप देख लो नंबर ऑफ COH ग्रुप आपके NH2 से ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ COH ग्रुप्स आपके NH2 से ज्यादा हो गए, तो ऐसे टाइप के अमाइनो एसिड्स को तुम क्या बोलोगे, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। अगर इस ग्रुप में तुम्हारा NH2 जुड़ा हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, COH से ज्यादा हो जाएंगे तुम्हारे NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप कैसा है, बेसिक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को तुम क्या बोल दोगे, बेसिक। इज दैट क्लियर, बेसिक एसिडिक सबको पता चल जाएगा। अब देखो अगर तो नंबर ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो ऐसा अमाइनो एसिड तुम्हारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सीधी सी बात है ना भाई, अगर तुम्हारा COH ज्यादा निकल गया इस पूरे अमाइनो एसिड में तो एसिडिक, अगर NH2 ज्यादा हो गया विच इज अ बेसिक ग्रुप, तो तुम्हारा अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा, बेसिक। ये बातें हमें क्लियर है। तो इस तरह से क्या हम अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन द relative number of amino and carboxyl groups in their molecule। equal number of amino and carboxyl group makes it neutral। ठीक है जी, ये बातें बता दी हमने। अब कह रहे हैं कि द एमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और जो बॉडी खुद से सिंथेसाइज ना कर पाए फिर भी हमें ज़रूरी है, हमारी डाइट में लेना ज़रूरी है, ऐसे अमाइनो एसिड्स को कहते हैं एसेंशियल। Those which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet are known as essential amino acids। कह रहा है amino groups are usually colorless crystalline solids। These are water soluble, high melting point होता है, behave like salts। ठीक है, ये पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी, ज्विटराइन तुम्हें बताती हूँ क्या होता है। पहले यहाँ पे देखो ये लाइन क्या लिखी है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसका क्या मतलब है कि सारे ऑप्टिकली एक्टिव है ग्लाइसिन को छोड़ के, मतलब कि उसमें कार्बन एसिमेट्रिक नहीं रहा होगा, हमारा दो ग्रुप सेम हो रहे होंगे, तो अब ग्लाइसिन का इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। These exist in D and L form। Most naturally occurring amino acids have L configuration। सारे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स में तुम्हारी L कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब NH2 ग्रुप तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, सारे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स तुम्हारे L कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। अब करते हैं हम टेबल, फिर हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे इसके बाद। तो देखो ये है तुम्हारा ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, ठीक है। अब याद कैसे रख लो, ये कुछ एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स है, मतलब कुछ तुम ऐसे भी देखोगे जिसमें एरोमेटिक रिंग्स बनी हुई तुमको मिलेगी, इसमें कोई ऐसा तुम्हें एरोमेटिक रिंग नहीं मिलेगी, तो मैं इनको बोल देती हूँ एलिफैटिक। ये याद करने का तरीका है, मेरा याद करने का तरीका है, मैंने इनको ऐसे याद रखा है, एलिफैटिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, मैं इनके लिए क्या यूज करती हूँ, एक निमोनिक यूज कर लेती हूँ, गैव लिप।
मुझे नहीं पता, ये कोई वर्ड नहीं है, बट यस इससे मुझे याद आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सारे एलिफेटिक है, कोई उनके अंदर एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये वाले मेरे एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है। इस तरह से मैंने अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई कर लिया है एंड दैट्स हाउ आई रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स। अब जी फॉर ग्लाइसिन, G for glycine, A for alanine, V for valine, L for leucine, I for isoleucine एंड P for proline। ठीक है, ये मेरे सारे आगे। अब इनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको बना के बताऊंगी। ग्लाइस लिख दिया मैंने, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी ने तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, बोला ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, NH2 को लगा दिया लेफ्ट में क्योंकि सबकी L कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, और बोला ये R है। फिर उसने बोला अगर तुम RH पुट करते हो, अगर R को यहाँ पे R को अगर H पुट करते हो तो बन जाता है ग्लाइसिन। ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बना के बताए, बस इस तरह से लिख दिए। तो ग्लाइसिन अगर मैं R को H रखती हूं तो मेरा ग्लाइसिन ये बन गया। अब खुद देखो तुम, इस कार्बन पे क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है? नहीं है। तो क्या ये एसिमेट्रिक है, कायरल है? नहीं है। तो ये ग्लाइसिन एक सिर्फ एक ऐसा है हमारे पास जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होने वाले हैं। अब आ जाओ तुम एलेनिन पे। एलेनिन का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगा। मुझे सिर्फ, तुम्हें पता है कि मुझे सिर्फ ये आर ग्रुप रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आर होता है मिथाइल, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। किसी और कलर से बनाऊं? अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये कलर, चलो ठीक है। एलेनिन, वैलिन, वैलिन में बेटा आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ जाता है, वैलिन में तुम्हारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप आता है। ल्यूसिन में क्या होता है? ल्यूसिन में तुम देखो कि इधर बीच में एक CH2 आ जाता है। अब याद करने का तरीका है, अब इसमें थोड़ी कुछ मैं लॉजिक लगाऊंगी, याद तो याद ही करना है ना। अब आइसोल्यूसिन किसी तरह से भी याद रख लो, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में ये CH2 ग्रुप तुम्हारा इसके इधर आ जाएगा बीच में। ऐसा सोच लो तुम, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दो, CH, CH3, CH2, CH3। ठीक है, अब प्रोलीन बनाना है मुझे। प्रोलीन COOH, HNH, और यहाँ पे ऐसे। अब ये जो प्रोलीन है ना, इसमें देखो सेकेंडरी अमाइन है, ये तुम्हारी सेकेंडरी अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन, बाकी सब में प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। ये सारे अल्फा अमाइनो एसिड है, ये तुम्हारा अल्फा इमिनो एसिड है। ठीक है, याद रह जाएगा तुम्हें ऐसे। चलो अब आगे बाकी के स्ट्रक्चर्स करते हैं हम लोग। देखो अब एनसीईआरटी में तो, अच्छा मैंने आगे वाला पढ़ा दिया था ना तुमको ये सारी चीजें, ठीक है, तब ये लाइंस। हाँ अब देखो ये वाले जो दे रखे हैं, मैंने तुम्हारा आइसोल्यूसिन भी ड्रॉ कर दिया था पीछे, आइसोल्यूसिन भी ड्रॉ कर दिया था, और मैंने तुम्हारा प्रोलीन भी ड्रॉ कर दिया था, एनसीईआरटी में लास्ट में ड्रॉ कर रखा है। और एक गलती है, आई डोंट नो, मेरी वाली एनसीईआरटी ये वैसे तो मैंने शायद रीसेंट ईयर की ली थी, मे बी 1 साल पुरानी हो सकती है, आई डोंट नो। अभी की एनसीईआरटी में यहाँ पे देखो एक गलती है, यहाँ पे कार्बन के इन्होंने ना 5-5 बॉन्ड बना दिया है, CH2, फिर CH3, इधर CH, इधर CH, ये CH3 यहाँ ना होके यहाँ है। ठीक है, हो सकता है मेरे में ही हो, अगर तुम्हारे में भी है तो उसको तुम ठीक कर सकते हो, बट एनीवे इतना कुछ यहाँ से तुम्हें पूछेगा नहीं वो। बट हाँ, थोड़े एसिडिक कौन से होते हैं अमाइनो एसिड, बेसिक कौन से होते हैं, ये सारी थोड़ी बहुत नॉलेज हमको होनी चाहिए। हो सकता है वो हमसे इस बारे में क्वेश्चन पूछ ले, और हमें तो स्ट्रक्चर दिए हैं तो लर्न अगर हो सकते हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे भी पूछ सकता है। उसके बाद आ जाओ, उसने तुमको दिए हैं एसिडिक वाले, बताती हूँ मैं तुम्हें। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है क्या? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका?
COOH, NH2, H, CH2, COOH. ग्लूटामिक एसिड COOH, H, NH2, CH2, CH2, COH. ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसमें? एस्पार्टिक एसिड. क्यों? क्योंकि मैम COH ग्रुप है. अगर ये H पॉजिटिव देगा, जो नेगेटिव आएगा यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि NH2 पास में है. ये तो सारा सेम है ना, यहाँ पे बीच में एक CH2 है. तो जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप दूर होता जाएगा, तुम्हें पता है इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, तो ये ज्यादा एस्पार्टिक ज्यादा एसिडिक होता है. फिर मैं बोलती हूँ बच्चों को कि आपको अगर ये याद हो गए, एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड याद हो गए, तो आपको यहाँ पर जहाँ पे एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तुम्हारे पास ग्लूटामिक से बना एस्पार्जिनिन, और सॉरी एस्पार्टिक एसिड से बना एस्पार्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड से बना ग्लूटामिन. इनके स्ट्रक्चर भी सिंपल है, इनके भी ऐसे ही हैं. ये बना तुम्हारा एस्पार्जिनिन, ठीक लिख रही हूँ ना मैं, एस्पार्जिन स्पेलिंग, एस नहीं स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, एस्पैराजीन, ये एस्पैराजीन है, ठीक है. ग्लूटामीन. अब देखो यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया है, COO, यहाँ पे OH की जगह NH2 है, तो बस बना दो स्ट्रक्चर, COH, H, CH2, CO, NH2, NH2. वैसे ग्लूटामिक से बन जाएगा तुम्हारा ग्लूटामीन. बेसिक वाले देखो कौन कौन से हैं. अब मैंने बता दिया ना कैसे बनाना है आर ग्रुप को रिप्लेस करके, तो मैं सीधा बता देती हूँ. अब यहाँ पे देखो बेसिक वाले हैं हमारे पास, एक लाइसिन है, क्योंकि NH2 ग्रुप आ गया ना. जब मैंने बोला था एक NH2 तो साइड में हो गई, एक यहाँ पे भी आ रहा है CH2 4NH2, तो ये तुम्हारा बेसिक है. लाइसिन बेसिक है, अर्जिनिन बेसिक है, और एक तुम्हारा हिस्टिडिन बेसिक है. इनके आगे मैं लिख देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे लाइसिन था और एस्पर, ये तो मोस्ट बेसिक है, ये वाला तो मोस्ट बेसिक है तुम्हारा अर्जिनिन. ये लाइसिन तुम्हारा बेसिक है, और एक तुम्हारा हिस्टिडिन बेसिक है. ये तीनों तुम्हारे बेसिक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे NH ग्रुप है, और सबसे ज्यादा बेसिक है तुम्हारा अर्जिनिन. मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ उसको, तो COH, NH2, H, CH, फिर तुम्हारा आएगा N, H, NH2, और यहाँ पे थ्राइस, सॉरी CH3, CH2 थ्राइस. ठीक है, ऐसे ये होगा स्ट्रक्चर. ये वाला यूनिट जो होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम ग्वानिडीन यूनिट. ग्वानिडीन यूनिट, दिस इज द मोस्ट बेसिक, ये सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड है. तो पूछ सकते हैं इस पे क्वेश्चन, इसलिए मैंने तुमको बता दिया. फिर आ जाओ तुम अपना, ये थ्रियोनिन है, ये अल्कोहल बेस्ड है, इनमें अल्कोहल होगा. सीरिन हो गया, अल्कोहल इज अ सीरियस थ्रेट, तो इससे याद रख सकते हो, सीरियस से सीरिन, थ्रियोनिन से थ्रेट से थ्रियोनिन. ठीक है, अल्कोहल वाले आ गए तुम्हारे. फिर तुम्हारे सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से हैं? सिस्टीन है, दो सिस्टीन है, एक में ई होगा और एक में ई नहीं होगा. तो मुझे यहाँ पे सिस्टीन, दूसरा वाला सिस्टीन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? एक मिथ्योनिन है, ठीक है, एक सल्फर कंटेनिंग, मैं इसको किसी और कलर से मार्क करती हूँ. एक तुम्हारा सिस्टीन, ये हो गया सल्फर कंटेनिंग, एक मिथ्योनिन, ये तुम्हारे हैं सल्फर कंटेनिंग. पीछे तो नहीं था इन्होंने बनाया, नहीं. चलो एनसीईआरटी में होना तो चाहिए. चलो यहाँ पे नहीं है दूसरा वाला सिस्टीन, एक ई वाला होता है और एक में ई मिसिंग होता है. एक तुम्हारा ये वाला होता है सिस्टीन, ठीक है, एक होता है तुम्हारा सिस्टीन. दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क होता है. एनीवे अब आ जाओ तुम अपना, ये फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इनमें क्या होगा? एरोमेटिक रिंग होगी बेटा, इनमें एरोमेटिक रिंग होगी. जैसे फिनाइल एलानीन में फिनाइल रिंग है,
यहाँ पे तुम्हारा फिनोल भी बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारी 6 मेंबर रिंग के साथ एक 5 मेंबर रिंग है। ये एरोमेटिक रिंग्स वाले हैं। कैसे याद रख सकते हैं कौन कौन से एरोमेटिक रिंग वाले हैं? पाइन, पाइन एंड इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, फिनाइल एलानीन है, और एक कौन सा है, हाँ टायरोसिन। यस, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। ट्रीज से क्या हो गया ट्रिप्टोफैन, टिम्बर से क्या हो गया टायरोसिन, और पाइन से क्या हो गया तुम्हारा फिनाइल एलानीन। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो अगर रखना चाहते हो। एंड उसके बाद तुम्हारा आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए, सारे कवर हो गए, ये भी कवर हो गए, सारे कवर हो गए हम लोगों के। तो अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है इस टेबल को। थोड़े बहुत जो मैंने बताए, मोस्ट एसिडिक इज एस्पार्टिक, मोस्ट बेसिक इज ये तुम्हारा जिसमें ग्वानिडिन यूनिट होता है अर्जिनिन, इसको याद रख लेना प्लीज। इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा नहीं है? ग्लाइसिन होता है, एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से आने के चांसेस होते हैं, राइट। अब आ जाते हैं, अब आते हैं हम लोग अपने पैराग्राफ पे। तो मैंने बोला था तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया था, बोला था इसको बाद में पढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है कि अमाइनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दीज आर वाटर soluble, high melting point and behave like salt rather than simple amines or carboxylic acid. This behavior is due to the presence of both acidic as well as basic groups in the same molecule. In aqueous solution, carboxylic group can lose a proton and amino group can accept a proton, giving rise to a dipolar known as zwitterine. देखो क्या होता है कि तुम्हारे पास ये सबसे पहले तो न्यूट्रल है क्योंकि एसिडिक बेसिक ग्रुप दोनों है इसमें। ठीक है जी, ये मैंने ग्लाइसिन बना दिया। अब जैसे ही तुम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या कर लेगा, यहाँ से H प्लस लूज कर देगा, एसिड क्या करेगा H प्लस लूज करेगा, और बेस क्या करेगा उसे गेन कर लेगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा COO नेगेटिव, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। अब ये जो डाइपोलर आयन यहाँ पे बना है इसी को हम क्या कहते हैं ज़्विटर आयन, इसी को हम क्या कहते हैं ज़्विटर आयन। तो क्योंकि अब इसमें देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है तो ऑब्वियसली इनके मेल्टिंग पॉइंट्स तो हाई होंगे ही। दूसरा यहाँ पे कि ये वाटर सॉल्यूबल भी होंगे, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आराम से हो सकती है। तो ये सारी चीजें ये एक्सप्लेन हो ही रही हैं इनके स्ट्रक्चर से। अब कह रहा है ज़्विटर आयन शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ये मैं पढ़ चुकी थी ग्लाइसिन, और ये तुम्हें बता भी दिया कि वही सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी सारे हैं, और सारों की कॉन्फ़िगरेशन L है। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखो, यू हैव ऑलरेडी रेड दैट प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अभी अभी लाइन पढ़ी थी कि पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन्स तुम्हारे क्या हैं, प्रोटीन्स आर नथिंग बट पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स को इकट्ठा कर देंगे तो प्रोटीन बन जाएगा, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। नाउ एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। दो तुम्हारे अमीनो एसिड्स कैसे बॉन्डेड होंगे? थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइड लिंकेज होगी। देखो कैसे, ये बनाया गया है तुम्हारा यहाँ पे एक अमीनो एसिड, ये बना दिया दूसरा, यहाँ से वाटर निकाल दोगे पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी। जैसे कि यही वाला अमीनो एसिड बना दूं मैं, ग्लाइसिन ही बना दूं, COOH CH2 NH2, यहाँ पे क्या कर दूं NH2 और CH2 COOH, पानी निकाल दो, पानी निकालने के बाद ज्वाइन कर दो, ये अमाइड लिंकेज बन गई, इसे बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। CON, एक H बच जाएगा ना यहाँ पे, CH2 COOH, देख रहे हो? तो इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज है। अगर मैं तीसरा जोड़ दूंगी तो उसके बीच में दो पेप्टाइड लिंकेज होगी, चौथा जोड़ दूंगी तो उसके बीच में तीन पेप्टाइड लिंकेज। मतलब जितने अमीनो एसिड लिंक होंगे उनसे एक कम पेप्टाइड लिंकेज होगी। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई बता दो टेट्रा पेप्टाइड में कितनी पेप्टाइड लिंकेज है, तो तब ये नहीं सोचना है कि चार जुड़े हैं तो चार होगी, चार जुड़े हैं तो तीन पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ पे दो अमीनो एसिड जुड़े तो एक ही पेप्टाइड लिंकेज हुई ना इनके बीच में। ये लिखी है एनसीईआरटी ने बात, देखो chemically peptide linkage is an amide formed from COH and NH2 group
द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, प्रोसीड्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ वन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर. दिस रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. ये बातें मैंने समझाई. प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू अमाइनो एसिड्स. व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइंस विद अमाइनो ग्रुप ऑफ एलेनिन, तो कौन सा डाइपेप्टाइड बनता है? क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ग्लाइसाइल एलानिन. ग्लाइसिन और एलेनिन को जोड़ोगे तो कौन सा पेप्टाइड बनेगा? ग्लाइसाइल एलानिन. ये नाम याद रखना. अब कह रहा है इफ a third amino acid combines to dipeptide, the product is called tripeptide. A tripeptide contains 3 amino acid linked by 2 peptide linkage. ध्यान रहे, सिमिलरली जब 4, 5, 6 अमाइनो एसिड लिंक्ड होंगे द रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा हमारे पास? उनको हम क्या बोल देंगे? 4 वाले को टेट्रा, 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को हेक्सा. ठीक है. व्हेन नंबर ऑफ, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, मुझे इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है. चलो, कह रहा है यहां से when the number of such amino acid is more than 10. अब यहां से ध्यान से लाइन, when the number of such amino acids are more than 10, the products are called polypeptide. तब हम क्या बोलेंगे? उसको पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे. जब 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड, क्योंकि इतना ये हेक्सा सेप्टा ये कब तक हम यूज करते रहेंगे, राइट? तो 10 से ज्यादा हो जाएंगे, सीधे पॉली जोड़ दो. अब कह रहा है जब तुम्हारे पॉलीपेप्टाइड्स मोर देन 100 हो जाएंगे, मोर देन 100 हो जाएंगे, उसमें मोर देन 100 अमाइनो एसिड हो जाएंगे एक पॉलीपेप्टाइड में, हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन, जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU से ज्यादा हो जाएगा, तब हम उसको प्रोटीन बोल देंगे. जब एक पॉलीपेप्टाइड में 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड हो जाएंगे, तब हम उसे प्रोटीन बोल देंगे. 10,000 AMU से उसका मास बढ़ जाएगा. लेकिन एक एक्सेप्शन है, देखो एनसीईआरटी लिखती है, polypeptides with fewer amino acids are likely to be called proteins if they ordinarily have well-defined conformation of a protein such as insulin which have 51 amino acid. अब इसके पास तो 51 amino acid ही है, फिर भी हम इसको प्रोटीन की कैटेगरी में डाल रहे हैं. ठीक है, फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं? 51 अमाइनो एसिड होने के बावजूद भी हमने इसको क्या बोल दिया है? प्रोटीन बोल दिया, क्योंकि इसका वेल डिफाइंड सारा स्ट्रक्चर होता है, पूरी कॉन्फर्मेशन प्रोटीन जैसी होती है, तो हम इसको प्रोटीन ही बोलते हैं. अब कह रहे हैं प्रोटीन तुम्हारे हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. अच्छा, बोर्ड वाले बच्चों को आ जाता है ये क्वेश्चन, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच का डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो तुम ध्यान से देखो. यहाँ पे प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड into 2 types on the basis of their molecular shape. शेप के बेसिस पे बोला फाइब्रस प्रोटीन बोल दिया, एक को ग्लोबुलर बोल दिया. अब देखो फाइब्रस में क्या है? जब हमारी पॉलीपेप्टाइड्स की चेन पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलली रन करेंगी एंड हेल्ड टुगेदर बाय, अब 2 चेन्स पैरेलल है, जरूरी थोड़ी है ना वो पैरेलली रहेंगी, वो तो इधर उधर भी जा सकती हैं, लेकिन वो साथ साथ में क्यों जुड़ी रहेंगी कि वो एक साथ हमें पैरेलली क्यों दिखाई देगी? क्योंकि उनके बीच में बेटा जी कुछ बॉन्ड्स बन जाएंगे विच आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स उनके बीच में बन जाएंगे. देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर. ध्यान रखो कि फाइब्रस प्रोटीन्स कैसी होती हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर. जैसे हमारे हेयर में जो होती है फाइब्रस प्रोटीन होती है, कौन सी? केराटिन. करवाते हैं ना केराटिन ट्रीटमेंट, तो क्या होता है? ये हमारे बालों में प्रोटीन होती है. कैसी होती है? फाइब्रस होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है. याद रख लेना ना, पानी में सॉल्युबल थोड़ी होते हैं बाल, है ना? फिर तो बस हम लोग के बाल ही नहीं बचते. तो हमारे पास क्या है कि तुम्हारे पास ये कैसी है? फाइब्रस प्रोटीन है. और मायोसिन जो हमारी मसल्स में होती है, नीट के स्टूडेंट्स को ये नाम इजीली रिटेन रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़े होंगे. जिनको जेई वालों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि हार्ड टू रिटेन है क्योंकि तुम नॉर्मली नहीं पढ़ते हो अपने सिलेबस में, बट इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे याद रह जाएंगे. ये कैसी है तुम्हारी? फाइब्रस. और वैसे भी नीट में तो ये सारी चीजें तुमको बायोलॉजी में भी है, राइट? अब ग्लोबुलर प्रोटीन देखो. This structure results when the chains of polypeptides coils around to give a spherical shape. यहाँ पे coiling हो जाती है, spherical सी shape आ जाती है.
these are usually soluble in water. ग्लोबुलर कैसे है, वाटर soluble है. इंसुलिन इसका एग्जाम्पल है, एल्बुमिन इसका एग्जाम्पल है. तो ये एग्जाम्पल भी याद रखने हैं. इंसुलिन बोला, एल्बुमिन बोला. स्ट्रक्चर्स एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स. हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, शेप को 4 डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ सकते हैं. कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी. ठीक है बेटा. प्राइमरी हमें क्या बताता है? सीक्वेंस के बारे में बताता है कि अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लिंक्ड है. मान लो यहाँ पे एलेनिन है, यहाँ पे ग्लाइसिन है, फिर तुम्हारा आ रहा है, कोई भी बोल दो, आइसोल्यूसिन आ गया. तो इस तरह से किस किस सीक्वेंस में ये लगे हुए हैं. मान लो फिर एलानिन आ गया, फिर ग्लाइसिन आ गया, फिर आइसो आ गया. तो ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया. ये जो सीक्वेंस है, यही तो एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन से डिफरेंट बनाता है. अगर ये सीक्वेंस सेम होता तो हर प्रोटीन सेम होता ना. फिर हम हर एक प्रोटीन को अलग अलग नाम से क्यों जानते? हम क्यों बोलते इंसुलिन प्रोटीन अलग है, एल्बुमिन अलग है? क्योंकि इनके अंदर अगर हम देखें तो ये पॉलीमर किसका है? अमाइनो एसिड का ही पॉलीमर है. और ये अमाइनो एसिड्स जिस तरह से इनकी सीक्वेंसिंग है, दैट सीक्वेंसिंग इज डिफरेंट इन एवरी प्रोटीन. तो देखो क्या लिखता है ये, प्रोटीन्स may have one or more polypeptide chain. ठीक है. each polypeptide in a protein has amino acids linked with each other, ऐसे जो मैंने तुम्हें बताया, in specific sequence. And this sequence of amino acids that is said to be primary structure of that protein. Any change in this primary structure, the sequence of amino acid creates a different protein. तो हर एक प्रोटीन का अपना सीक्वेंस होता है. बदलोगे तो डिफरेंट प्रोटीन क्रिएट हो जाएगा. एंड इस सीक्वेंसिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. ये लाइंस याद रखना इंपॉर्टेंट होती है. अगर तुमको क्वेश्चन आ गया सब्जेक्टिव पेपर जब दोगे स्कूल का, तब हमें ये सारी चीजें चमकनी चाहिए. और लाइंस ये याद एजर्शन रीजन में तो चलो लिखी होती हैं तो हमें याद आ भी जाती हैं, पर जब पेपर लिखते हैं तो हमारे पेपर में गंदे मार्क्स इसीलिए आते हैं कि यार हमें लगता है इतना अच्छा पढ़ते हैं हम, कुछ बच्चे मॉक टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, बट देन जब आपको लिखने को आता है ना आंसर, यू डोंट गेट दोज लाइन्स बिकॉज यू डिडंट प्रैक्टिस दैट मच ना. मॉक में तो चलो एजर्शन रीजन में आया, आपने देखा, वो याद भी आ गया आपको, बट एक्चुअल में जब व्हेन यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन विदाउट सी, तब मुश्किल आती है ना. तो इन लाइंस को बार बार रिपीट कर लिया करो. नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप in which a long peptide chain can exist. They are found to exist in 2 different structures. तो सेकेंडरी के अंदर हम 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं. एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लीटेड. प्लीट्स जैसे डालते हैं, साड़ी की प्लेट्स डालते हैं, वैसी प्लीटेड, वैसा ही प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है. नाउ दीज स्ट्रक्चर्स अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन COO एंड NH2 ग्रुप्स. क्या होता है ना कि आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन था, क्या हो गया कि उसकी शेप बदल गई, उसमें कॉइलिंग सी होने लग गई. अब वो कॉइलिंग के अनकॉइल भी तो हो सकता है ना, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन चुके होंगे. आप देखो उसके अंदर एमाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है ना, उसके अंदर CO ग्रुप भी है, उसके अंदर NH ग्रुप भी है. तो क्या ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राइट. तो इसीलिए ये कैसे एग्जिस्ट कर लेंगे, ये देखो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है. इस तरह से जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है राइट हैंड साइड से, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. अब कह रहा है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है? अच्छा, हम यहाँ पे थे. द स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन, ये पढ़ लिया था. अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंड. राइट हैंड मैंने बोला तुम्हें इस तरह से ट्विस्ट होगा, ध्यान रहे, लेफ्ट नहीं, राइट लिखा है उसने. एसर्शन रीजन में ये पॉइंट भी आ सकता है. फिर कह रहा है NH ग्रुप ऑफ ईच अमाइनो ग्रुप रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O. हो सकती है दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स, ये देखो यहाँ पे ये दिखाए हैं तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए, ये है तुम्हारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और बनाना भी आसान है.
Now, in beta pleated structure, all peptide chains are stretched out to nearly maximum. ये देखो, stretched out to their maximum extent. फिर क्या हो रहा है, उनके पास साइड बाय साइड उनको ऐसे रखा गया है, उनको साइड बाय साइड रखा गया है, और फिर इनके बीच में भी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. This structure resembles pleated folds of a drapery. ड्रेप मतलब ड्रेप, साड़ी ड्रेप करना या कोई भी चीज ड्रेप करना, कर्टन्स है उनमें प्लीट्स बन जाती है, उससे कह रहा है रिजेंबल करती हैं ये. ठीक है. अब टर्शरी पे आ जाओ. टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है दैट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ये जो आई तुम्हारी अल्फा बीटा प्लीटेड, इन सब की ओवरऑल फोल्डिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर, उस फिर वो बना देगा तुम्हारा टर्शरी स्ट्रक्चर. फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये अल्फा बीटा सब आ जाएंगी उसमें लेयर्स तुम्हारी. ओवरऑल फोल्डिंग, इट गिव राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर. फिर हमारी क्या आ जाएंगी, मेजर शेप्स आ जाएंगी जिन्हें हम बोल देंगे फाइब्रस, ग्लोबुलर. मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स. कौन कौन सी फोर्सेस इनको स्टेबलाइज कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन साथ में डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी हैं, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है जो सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रही हैं. फिर आ जाओ क्वार्टिनरी. फिर यार इसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया और ज्यादा. सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रेफर टू एज सब यूनिट्स. जैसे हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होते हैं, और ज्यादा इनमें कॉइलिंग हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो तुम्हारे पास उसे क्या बोल देंगे, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर. ठीक है. ये देखो, ये प्राइमरी था सिंपल सा, फिर उसमें कॉइलिंग हुई, सेकेंडरी बना, फिर उसमें फर्दर और पॉलीपेप्टाइड्स आए, वो इकट्ठे हो गए, फिर टर्शरी बन गया, फिर बाकी सारे जितने भी और पॉलीपेप्टाइड्स थे इकट्ठे होके और कॉम्प्लेक्स बना के क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बना दिया. फिर ये तुम्हें हेमोग्लोबिन का दिखाया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टिनरी. नाउ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. क्या होती है ये डीनेचुरेशन? तो देखो, प्रोटीन्स फाउंड इन proteins proteins found in biological system with unique three-dimensional structure and biological activity is called native protein. native protein किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई है पेपर में, तो ध्यान से. क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रोटीन फाइंड हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो अपनी जो भी एक्टिविटी जिस भी प्रोटीन को परफॉर्म करनी है वो कर रहा है आराम से हमारे सिस्टम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन्स. हमारी बॉडी में जो जो प्रोटीन्स हैं भाई अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, नेटिव नेटिव प्रोटीन उन्हें कहते हैं. अब कह रहे हैं व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जो अपना बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, अगर हम उसको उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज कर दें, जैसे टेम्परेचर बदल दे, पीएच बदल दे, कह रहा है फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज और चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब. अभी देखा ना हमने कि प्रोटीन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो उसके हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब कर देते हैं. ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो वो टिके हुए थे, अब हमने उन्हें ही छेड़ दिया तो अनफोल्डिंग हो जाएगी, and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. तो जो एक्टिविटी वो काम कर रहा था हमारी बॉडी में वो नहीं करेगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. कह रहा है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं होता है, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं. The coagulation of egg white on boiling is common example of denaturation. जो एग बॉईल करते हैं हम, टेम्परेचर हमने चेंज किया ना, एक फिजिकल चेंज कर दिया, तो वहां भी क्या हो जाता है कि प्रोटीन की जो एक्टिविटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जो भी उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है. तो ये एग्जाम्पल है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का. Another example is curdling of milk, जो कि कौन कॉज करता है, एक बैक्टीरिया मिल्क के अंदर है ना, caused due to the formation of lactic acid by bacteria present in milk. ठीक है. अब ये कुछ सवाल है. मेल्टिंग पॉइंट एंड solubility in water amino acids are generally higher than that of corresponding halo acids. explain.
क्योंकि भाई उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमिनो साइड से भी हो रही है, COH साइड से भी हो रही है, तो ज़्यादा सॉल्यूबल है पानी में। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग? तो क्या होता है, कोएगुलेशन भी होती है एग की, तो सारा का सारा वाटर उसमें कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एंजाइम्स, फिर है हमारा पास विटामिन्स, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना न्यूक्लिक एसिड। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं हमारे बायो कैटलिस्ट। जैसे कैटलिस्ट का काम क्या है, कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उनको कैटलाइज करना, उनकी स्पीड बढ़ाने का काम कौन करते हैं? बायो कैटलिस्ट करते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं एंजाइम। ये जैसे इनके नाम तुम एज एज करके सुनोगे, माल्टेज, है ना, इस तरह के नाम होंगे, इनके नाम के पीछे एज एज लगा रहता है। तो देखो, लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस, ये सब लिखा हुआ है थोड़ा सा वाइब सी क्रिएट करने के लिए, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एंड ऑल दीज रिएक्शंस अकर इन बॉडी अंडर वेरी माइल्ड कंडीशंस। दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स तुम्हारे कैसे होते हैं? ग्लोबुलर होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, हर रिएक्शन का अपना एंजाइम होता है, पर्टिकुलर रिएक्शन का। नाउ they are generally named after compound of class of they are generally named after the compound or class of compound which they work। जो रिएक्शन करवा रहे होंगे, जिस कंपाउंड पे काम कर रहे होगे, उसके बेसिस पे हम उसका नाम रख देते हैं। जैसे यहाँ पे ये माल्टोज को चेंज करना है ग्लूकोज में, इसको कैटलाइज जो एंजाइम करेगा उसका नाम है माल्टेज। जिसको ये चेंज कर रहा है उसके नाम के ऊपर हम इसका नाम रख देते हैं। कोई इसने थोड़ी अपना नाम रखा है, हम लोगों ने रखे हैं ऐसे ऐसे नाम, ताकि हमारे लिए ईजी हो याद करना। Now, sometimes enzymes are also named after the reaction। Reaction के नाम पे भी नाम रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। When they where they are used। Example, जैसे enzyme which catalyze oxidation of substrate with simultaneously reduction of that another substance, उसे बोल देंगे oxidoreductase। एक ही रिएक्शन में जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होगी और जिसको जो एंजाइम कैटलाइज कर रहा होगा, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो इसके बेसिस पे इसका नाम रख दिया ऑक्सीडोरिडक्टेस। इस तरह से भी नामकरण संस्कार एंजाइम्स का होता है। अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो यहाँ पे देखो, क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं बेटा ये। Enzymes are needed only in small quantities for the progress of reaction, similar to the action of chemical catalyst। जैसा आपका chemical catalyst का action है, वैसा ही तुम्हारे biocatalyst का भी है, enzymes का भी है। Enzymes are said to reduce the magnitude of activation energy। Activation energy को कम कर देते हैं। ठीक है, वो बैरियर तुम्हारा कम हो गया तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रेज, सुक्रोज के लिए 6.22 किलोजूल मोल इनवर्स, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इज 2.15 किलोजूल मोल इनवर्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम। अगर एंजाइम लोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब आ जाओ विटामिन पे। विटामिन में क्या लिखता है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। इसका मतलब हमारी बॉडी में विटामिन की ज़रूरत बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, स्मॉल अमाउंट्स इन आर डाइट, बट देयर डेफिशिएंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीजेज। अगर उनकी डेफिशिएंसी हो तो हमें कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस हो सकती हैं। अब देखो, विटामिन की ये डेफिनेशन जो लिखता है, दे आर जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट to perform specific biological function for normal maintenance and optimum growth। तो कुछ ये ऐसे फंक्शन करता है जो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो vitamins are very very important। Now vitamins are designated by alphabets A, B, C, D, etc। ये बात तो हमें पता भी होती है। Now some of them are further named as subgroups। जैसे B के subgroups भी हैं, B1, B2, B6, B12, ये सब इससे भी ज़्यादा होते हैं, बट वो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। Now, excess of vitamins is also harmful and vitamin pills should not be taken without the advice of doctor।
तो एक्सेस अगर आप विटामिन की ले लोगे दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर यू पीपल. सो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के विटामिन नहीं ली जाती हैं, किसी के बोलने पे, किसी के फ्रेंड के, रिलेटिव के सजेशन पे विटामिन वगैरह स्टार्ट मत किया करो. नाउ टर्म विटामिन कह रहा है कि जब आप पहले इसको लिखते थे ऐसे, विटामिन को आप क्या लिखते थे, ई भी लगाते थे, क्योंकि माना जाता था कि ये एमाइन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि स्टार्टिंग में जो विटामिन डिस्कवर हुई थी सारी सारी में फंक्शनल ग्रुप एमाइंस था, बट लेटर ऑन कुछ ऐसी विटामिन भी देखी गई जहां एमाइन फंक्शनल ग्रुप नहीं था. सो इसका ई हटा दिया गया, बाद में इसका ई हटा दिया गया, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है. राइट, इस पैराग्राफ में यही लिखा है. नाउ विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. फैट सॉल्यूबल विटामिन, जो पानी में सॉल्यूबल नहीं होती हैं, फैट में सॉल्यूबल होती हैं. नाउ विटामिन सॉल्यूबल इन फैट एंड ऑयल्स, इनसॉल्यूबल इन वाटर, कैप्ट इन दिस ग्रुप. दीज आर ए, डी, ई, के. तो आप याद कैसे कर सकते हो, लिवर और एडिपोज टिश्यू में उससे स्टोर किया जाता है फैट कीड़ा. ठीक है, फैट कीड़ा. फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन सी होगी, के, ई, डी, ए, ऐसे करके याद कर लो इसको. फिर है वाटर सॉल्यूबल विटामिन, बी ग्रुप विटामिन एंड सी आर सॉल्यूबल इन वाटर, सो दे आर ग्रुप टुगेदर. बी और सी वाली सॉल्यूबल होती हैं पानी में, तो ये तो दो ही है ना, ये तो याद रह जाएंगी, बी और सी है मैम वाटर सॉल्यूबल. इनसॉल्यूबल जो है उसमें वो फैट में सॉल्यूबल है, वो मैंने तुम्हें फैट कीड़ा करके याद करवा ही दी है. नाउ water soluble vitamins must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine. क्योंकि यूरिन में निकल जाएगी वाटर सॉल्यूबल, तो आपको उसको लगातार लेना पड़ता है. एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट विटामिन B12. विटामिन B12 को बॉडी स्टोर कर लेगी, लेकिन बाकी विटामिन को ये फैट अपना बॉडी में स्टोर नहीं कर पाएगी. कौन कौन सी बी वाली है हमारे पास, दैट इज B1, B2, B6, B12. राइट, B12 हमारी स्टोर हो जाएगी, बाकी नहीं होगी. नाउ सम इंपॉर्टेंट विटामिन, देयर सोर्सेज एंड डिजीजेस. तो देखो डिजीजेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सोर्सेज में से इतना क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बट देख सकते हो हमारे लिए अच्छा है, हमें पता हो कौन सी विटामिन हमें कहाँ से मिलेगी. सो इट्स गुड फॉर हेल्थ ओनली. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है, जीरोथैल्मिया, दैट इज हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया. आई का जो कॉर्निया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इससे हो जाती है. विटामिन B1 जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, याद रखो बेटा, विटामिन बी को थायमिन भी बोल सकते हैं, ये इसका नाम है. जैसे बायो में तो आप सबके ही लर्न करते हो, लेकिन केमिस्ट्री में आपको कुछ कुछ विटामिन के नाम लिखे हैं, तो ध्यान रखना. विटामिन B2 राइबोफ्लेविन. अच्छा, B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, बेरी बेरी. B1 से बेरी बेरी विच इज अ लॉस ऑफ एपिटाइट, रिटार्टेड ग्रोथ. B2 की डेफिशिएंसी राइबोफ्लेविन से जो लॉसेस होती है, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, ये सब. B6 से आपको क्या देखा जाता है, कन्वर्जन्स. ठीक है जी, जैसे सीजर्स भी कहते हैं, आपका जो इम्बैलेंस होने लगता है, शेकिंग होने लगती है, इन सब चीज़ों को कहते हैं कन्वर्जन्स. नाउ B12 मीट फिश एग से मिलती है. परनीशियस अनीमिया होता है, आरबीसीज डेफिशिएंट हेमोग्लोबिन. विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होती है, डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है, गम्स ब्लीड करने लगते हैं. विटामिन डी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, फिश एग यॉक. रिकेट्स, चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया होता है, मतलब बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, उसे रिकेट्स कहेंगे. और बड़ों में जो है बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, होते हैं ना दिक्कत बड़ों में, ये सारी इसे ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं, बोन्स में होती है ये सारी प्रॉब्लम्स. ठीक है जी, चलो अब ई में देखो क्या हो रहा है. विटामिन ई की कमी से तुम्हारी इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस. के से क्या हो रहा है, विटामिन के से इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, कट लग गया तो काफी ज्यादा खून निकल जाएगा. ये सारी डेफिशिएंसीज थी तुम्हारी विटामिन की. अब आ जाओ बेटा न्यूक्लिक एसिड पे. देखो न्यूक्लिक एसिड एवरी जनरेशन, ईच एंड एवरी स्पीशीज रिजेंबल्स इन इट्स एंसेस्टर्स इन मेनी वेज. हम लोग अपने पूर्वजों की तरह दिखते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, है ना, बहुत सारी रिजेंबलेंस होती है. ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कार्बन कॉपी निकल आएंगे, बट येस देर आर सो मैनी रिजेंबलेंस जो हमें किसी ना किसी फैमिली मेंबर से आई होती है, एंसेस्टर्स से, पेरेंट्स से. दैट इज बिकॉज ऑफ दीज न्यूक्लिक एसिड्स. ये होते गए हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियस में होंगे. किसके न्यूक्लियस में होंगे भाई, सेल के न्यूक्लियस में होंगे.
ठीक है जी। हाउ आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू, तो इट इज ऑब्जर्व न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है हमसे कि उसके अंदर उसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिनमें हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है और जो हमारा आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सो दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब कह रहा है ये जो डीएनए आरएनए है ये कुछ नहीं है, तुम्हारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें न्यूक्लियोटाइड समझना पड़ेगा ना कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, फिर तो हम समझ गए कि उसको रिपीट रिपीट करके हमारा डीएनए आरएनए बन रहा है। तो यहाँ पे अब देखो यही चीजें हमको यहाँ पे समझाई गई हैं। तो कह रहा है कि ये थोड़ा सा तो मैं वॉटसन के बारे में दे रखा है क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है जी। अब देखो केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़नी है न्यूक्लिक एसिड। अब हम घुस रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर कि उसके अंदर है क्या क्या, बना किस चीज का है। ठीक है, अब देखो अगर हम डीएनए की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दे तो क्या मिलता है हमें, कह रहा है पेंटोज शुगर मिलेगी, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे। देखो क्या क्या, ऐसे याद नहीं रहेगा, ध्यान से सुनो इसको। क्या क्या बोल रहा है कि हमें मिल रही है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब तुम्हें अच्छे से पता है, जिसके पास 5 कार्बन होंगे और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, इतना तो हमें पता है ना मैम। पेंटोज शुगर मिलेगी हमको, हमको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड उसके अंदर। जब मैं डीएनए को तोड़ूंगी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस उसकी करूंगी, तो मुझे ये सब निकल के मिल रहा है भाई। फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है मुझे, वहां से मुझे बेस मिल रहे हैं। बेस क्या है तुम्हारे, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्या कह रहे हैं, बेसिस। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, हेटेरोसाइक्लिक क्योंकि नाइट्रोजन आ रहा है वही बीच में, तो ये इसके बने होते हैं हमारे बेस। अब देखो ये चीजें मिल रही है तो हमें अलग से पता होना चाहिए कि कैसा कैसा। तो पहले ये शुगर मोइटी की बात करें, कह रहे हैं जो डीएनए होता है, जो आपका डीएनए होता है उसके अंदर बीटा डी ऑक्सीराइबोज होता है। बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज, मैंने इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बताया भी है शायद पहले। वेरेज इन आरएनए मॉलिक्यूल इट इज बीटा डी राइबोज। देखो मैंने राइबोज का स्ट्रक्चर कैसे, पेंटोज शुगर है, अगर मैं उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बन जाएगा, ये CHO, हमें पता है CH2OH, 5 कार्बन लगा दिए, सारे OH तुम्हारे कैसे हैं, सेम साइड पे। ये तुम्हारा राइबोज है, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो तुम्हें पता है यहाँ से इधर अटैक होता है, साइकिल बनती है, ये हमने सीखे हैं स्ट्रक्चर। तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, फटाफट से 5 मेंबर रिंग बता दो। मैंने बोला है जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड कार्बन है उस पे तो एक OH ग्रुप आ जाएगा, एक तुम्हारा CH2OH आ जाएगा, है ना जी। तो एक सॉरी OH आ जाएगा, एक H आ जाएगा, है ना, OH आ जाएगा, एक H आ जाएगा। अब बीटा है तो मुझे पता है कि मुझे OH कैसे रखना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपकी जो शुगर है वो बीटा राइबोज है। तो मैंने आपको बोला है कि राइट साइड, राइट डाउन, ये मेरी ट्रिक है, राइट साइड वाले ग्रुप्स को डाउन दिखाना है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे OH दिखाओगे, H OH H, और इस पे क्या है, इस पे CH2OH है। अब मैं CH2OH को ऊपर क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे ऊपर रख दिया यहाँ H, क्योंकि जब ये दोनों आपस में सिस होते हैं तभी हम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को बीटा कहते हैं। अगर ये दोनों आपस में ट्रांस होते तो तुम इसको क्या बोल देते, अल्फा बोल देते। अब तुम रट्टा मार लेते हो, मुझे पता है कि तुम इस चीज को रट्टा मारते हो कि ये ऊपर है तो फिर ये तुम्हारा बीटा, नीचे है तो अल्फा, कुछ कुछ ऐसा करते हो तुम। लेकिन अगर सोचो उसने इसकी पोजीशन नीचे करी हो, इसकी भी नीचे कर दी हो, फिर क्या तुम्हारा चेंज हो जाएगा अल्फा बीटा। इन दोनों की पोजीशन देखनी है तुमको, जैसे ग्लूकोज में तुमको सिखा रखा है, राइट। चलो तो ये बन गया तुम्हारा राइबोज शुगर, ये बना है राइबोज शुगर। लेकिन मैम डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो ध्यान से बोलो, वो कह रहा है D2 डीऑक्सीराइबोज, मतलब जो तुम्हारा सेकंड कार्बन है, अगर मैं ये नंबर कर रही हूँ, देखो ये वाला कार्बन मेरा 1 2,
तो ये मेरा 1 था, ये 2 था, ऐसे इसको 1 डैश 2 डैश बोल देते हैं, 3 डैश 4 डैश। अब 2 पे कह रहा है कि 2 पे तुम्हारा ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बस यहाँ से हटा दो OH ग्रुप, यहाँ पे HH लगा दो, तो ये डीऑक्सीराइबोस बन गया। आसान है ना, बता दिए, वैसे इतना लर्न नहीं करना होता है, बट क्योंकि हमें ग्लूकोज का भी आता है तो इसलिए हमें राइबोज का आसान होता है, तो इसलिए मैंने सिखा दिया, क्योंकि अगर तुम्हें कभी बनाना भी पड़े तो तुम बना सकते हो, इतना कोई दिखाने का मेरा मतलब था कि हार्ड नहीं है। तो एक शुगर बोली राइबोज, एक बोली डीऑक्सी राइबोज। डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज और आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर। चलो, अब बोल रहा है बेस, तो देखो बेसिस के स्ट्रक्चर हैं, देख लो इनको एक बार क्या क्या डिफरेंसेस है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में याद रखने की तुमको जरूरत नहीं है। कह रहा है डीएनए के अंदर 4 बेसिस होते हैं। जो बात तुम्हें ध्यान रखनी है, डीएनए के अंदर कौन कौन से 4 बेसिस हैं भाई? एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, ये 4 बेसिस के तुम्हें नाम याद होने चाहिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। आरएनए के अंदर भी बेसिस होते हैं 4, लेकिन उसमें तुम्हारा थायमिन नहीं होता है। थायमिन की जगह तुम्हारा क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है जी, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, बाकी ये दोनों सेम है, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, हर एक बेस का तुम्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया, देख लो। हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है। तो कह रहा है आरएनए कंटेन 4 बेसिस, फर्स्ट 3 आर सेम इन डीएनए, फोर्थ वन इज यूरेसिल। ठीक है, डीएनए में आपके पास एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, लेकिन थाइमिन है, थाइमिन की जगह आरएनए के पास क्या है? यूरेसिल है। अब कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अगर हम बात करें तो उसमें हमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला भाई, डीएनए या आरएनए तुम्हारे पॉलीमर ही तो हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही तो हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसने पहले तुमको समझाया है एनसीईआरटी में कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। हाँ जी, तो देखो न्यूक्लियोसाइड कैसे बना तुम्हारा? न्यूक्लियोसाइड बना तुम्हारा जब तुम्हारी शुगर, ये तुम्हारी शुगर का स्ट्रक्चर पीछे चला गया, ये देखो, ये जो बना हुआ है ये शुगर है। जब बेस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने बेस नहीं लगाया, पीछे मैं फिर से नहीं बना रही, ये तो तुम्हारी शुगर है ना, ये तो शुगर है। अब इसके अगर फर्स्ट पोजीशन पे, अब देखो इन्होंने क्या किया, इसकी पोजीशन थी, ये फर्स्ट पोजीशन थी, राइट। इसकी अगर फर्स्ट पोजीशन पे इन्होंने कोई बेस लगा दिया, इनमें से कोई बेस लगा दिया, अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सिंपली इन्होंने यहाँ पे बेस लिख दिया है। अगर इस पे इन्होंने बेस लगा दिया, ये क्या बन गया तुम्हारा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। इतने से यूनिट को, शुगर प्लस बेस को तुम न्यूक्लियोसाइड बोलते हो। बेस कहाँ लगता है? शुगर के पहले कार्बन पे। उसके बाद मान लो बेस के बाद इन्होंने तुम्हारा 5th कार्बन, जो कि ये है, 5th कार्बन पे अगर इन्होंने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5th पोजीशन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो इन तीनों का मिक्सचर है, बेस, शुगर और तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड का, इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इसका बना होता है बेटा डीएनए। इस, ये न्यूक्लियोटाइड, ये बैकबोन है तुम्हारे डीएनए की। Now nucleotides are joined together by phosphodiester linkage. ठीक है जी, याद रखनी पड़ेगी तुम्हें ये लिंकेज का नाम, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अगर ज्वाइन कर रहे हैं, या जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पॉलीमर बनाना है ना, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो कौन सी लिंकेज होगी? फॉस्फोडाइस्टर। देखो कैसे बनती है, इन्होंने पूरा डायग्राम बना के बताया। इन्होंने लिया एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए दो, लेकिन ऐसे ढेरों न्यूक्लियोटाइड लिंक होंगे। अब ये मेरी शुगर है, ये अगर मेरी 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 है, ये 5 है, 3 डैश, इसको डैश करके रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डैश पे है तुम्हारा एक OH ग्रुप। अब फिर शुगर पे आओ, एक और शुगर बनाओ, लिखो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और ये जो 5 डैश, ये जो 5 डैश वाला कार्बन है, इस पे जुड़ा है फॉस्फोरिक ग्रुप। जब आपका 3 डैश और 5 डैश कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगी उसे बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज।
तो इस तरह से तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होंगे और पॉलीमर फॉर्मेशन करेंगे, और वो पॉलीमर क्या कहलाएगा? तुम्हारा डीएनए का बैकबोन, राइट। अब बोला कि सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फोट, ये फॉस्फेट, ये क्या बन गया? तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। कह रहा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे सीक्वेंसिंग होती थी प्रोटीन में, अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग होती थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर हम उसको बोलते थे। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। कैसा भी सीक्वेंस बन सकता है ना, कोई भी बेस लगा हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है पहले एडेनिन आया फिर ग्वानिन आया, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है, फिर साइटोसिन आ गया, तो ऐसा कुछ भी सीक्वेंस यहाँ पे हो सकता है। अब कह रहा है वॉटसन एंड क्रिक ने न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर दिया था, सबसे पहले उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। टू न्यूक्लिक एसिड्स chains are wound about each other and held together by hydrogen bonds। अब देखो उसने बोला कि ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है, इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ऐसे होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। अब इतने अच्छे से तो मैं बना नहीं पाऊंगी, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मतलब कुछ मैं इस तरह से भी बनाते हैं लोग, दो पेंसिल पकड़ के, है ना, बायो वालों को ज़्यादा पता होगा। कुछ ऐसे भी बन जाता है, बट पता नहीं, अभी मुझसे बनेगा नहीं इस पे। एनीवे, ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड है। अब डबल स्ट्रैंडेड है बेटा, दो स्ट्रैंड्स हैं और इस तरह से कॉइल्ड है। आप सोचो इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग होगी तभी ये इस तरह से रह पाएंगे ना। तो ये जो बेसिस होते हैं ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जो आपका एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो आपका ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन 3 बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, तभी आपस में लिंक्ड होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हो गए। अगर यहाँ पे ए आ रहा है तो इसके सामने जस्ट सामने टी आएगा, 2 बॉन्ड बनाएंगे। अगर यहाँ जी आ रहा है तो जस्ट इसके सामने सी आएगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। अब आरएनए तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये तुम्हारा आरएनए है, यहाँ पे कोई डबल स्ट्रैंड्स नहीं है। तो डीएनए का काम होता है कि हाँ, आगे जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रही है वो हमारी डीएनए से जा रही है। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन का भी तो अपना अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है ना, तो उसकी सिंथेसिस करने में तुम्हारे 3 तरह के डीएनए हेल्प करते हैं: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए बोला, मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए बोल दिया, और एक था राइबोसोमल आरएनए, उसको आरआरएनए बोल दिया। अब इनके फंक्शन तो बहुत ज़्यादा डिटेल जो तुम पढ़ते हो अपना किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, राइट, वहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोटीन सिंथेसिस पूरी की पूरी पढ़ते हो। तो तब वहाँ पे तुमको अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन बताते हैं एमआरएनए, टीआरएनए, कि ये मैसेंजर है, मैसेज लेके जाएगा, ट्रांसफर टीआरएनए उसको ट्रांसफर करेगा, फिर राइबोसोमल वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो ये पूरे डिटेल में अलग है, वो सारा बायो का सिलेबस है। तो तुम्हें इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें पहले से खुद से मेरे से ज़्यादा पता होगी, लेकिन मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर तुम्हें चीज़ें ध्यान में रखनी है, कि अगर केमिस्ट्री के पेपर में कुछ ऐसा पूछा जाए तो बायो वाले तो आराम से कर लेंगे क्योंकि डिटेल में पढ़ा है, बट जेई या बोर्ड्स के लिए जो कर रहा है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितना एनसीईआरटी में दिया उतना कर लो आराम से, ठीक है जी। तो 3 तरह के आरएनए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें तुम याद रख लो, राइट। और ये जो मैंने बोला एडेनिन थाइमिन से लिंक करता है, ग्वानिन साइटोसिन से, ऐसा मत कर देना कि ग्वानिसिन को थाइमिन के साथ लिंक कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोग ध्यान में रख लेना भाई। चलो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आरएनए हमारे, ये सारे आरएनए हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प कर रहे हैं हमारी। अब हम लोगों को बोला है कि डीएनए, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज होता है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल फंक्शन दे रखा है यहाँ पे डीएनए का। तो ये सारी बातें, डीएनए तुम्हें पता ही है हेरिडिटी जो है, केमिकल बेसिस है हेरिडिटी का, ये अपने पास सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है
हमारी आइडेंटिटी, जो हम डिफरेंट तरह के दिखते हैं, वो भी हमारा डीएनए ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सब में पता है कि हमें सीक्वेंस बिल्कुल अलग होगा। डीएनए में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो इंडिविजुअली, हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, विच मेक्स अस डिफरेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत दी हैं, डुप्लीकेशन भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है कैपेबल होता है खुद को डुप्लीकेट करने में, ठीक है। शायद इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल्स। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल की बातें नहीं करनी है। और एक्चुअली प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स, जो मैं तुमको बता चुकी। हॉर्मोन्स दे रखे हैं, तो हॉर्मोन से एज सच मैंने इतना क्वेश्चन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी आते हुए देखा नहीं है पेपर में, बट हाँ तुम लोग को बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायो वाले सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेई में, नीट में इतना कुछ हॉर्मोन से एज सच कभी आया नहीं है, तो थोड़ा बहुत देख लो, डेफिनेशन से देख लो इसकी। हॉर्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। जिस साइट पे इनको एक्शन करना होता है उसी साइट पे लाके इनको छोड़ दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है। अब केमिकल नेचर, इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर ये कैसे होते हैं? स्टेरॉइड्स, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स, इन हॉर्मोन्स का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। एंड एस्ट्रोजन्स, एंड्रोजन्स और भी हॉर्मोन्स होते हैं। सम आर पॉलीपेप्टाइड्स, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, एंडो एंडोर्फिन्स, and some other are amino acid derivatives such as epinephrine and नॉर मेरे ख्याल से किडनी में होते हैं, हाँ याद आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। हॉर्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी, दे हेल्प इन मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। तो इस पैराग्राफ को बस एक बार रीड मार के चले जाना, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं है, एक रीड मार लो इतना कुछ यहाँ से, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से एग्जामिनर के पास यार बहुत कुछ है पूछने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ है। तो तुम यहाँ तक कर लोगे, दैट वुड बी एनफ। तो इस सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ये एक बारी तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस कर लो। हमने डिटेल में हर एक लाइन को डिस्कस कर लिया है। बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 1 भी आया, पार्ट 2 भी आया, तो प्लीज़ उसको देखो। मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड भी हैं, तो जो जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हमने डिस्कस बहुत अच्छे से कर लिया है। जो इतना अच्छे से जहाँ से नहीं आता है, जैसे कि लास्ट वाला पार्ट, वो भी मैंने तुमको बता दिया हुआ है। तो जिस तरह से पढ़ाया गया है लाइन टू लाइन एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, तुम्हारे लिए सफिशियंट होगा इतना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।